आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर आपका था, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कराती है, बट हिंदी में नहीं कराती है। ठीक है, मैं आपको इसको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको बना के पहले ही दे दिया जा चुका है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में जो आपका सेक्शन ए और बी के कुछ क्वेश्चन कराए थे आप वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। आज के इस वीडियो में देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ले रखे हैं मैंने, और इसके लिए मैंने आपकी अलग से वीडियो बनाई है कि कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करने होते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपने पहले से ये तरीका नहीं देखा है कथन और कारण वाले क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख के आओ, उसके बाद आप इसे देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पूरे सिलेबस के लिए आपके पास प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है, बुक 1 और बुक 2 का। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आपको वहाँ पे इसके नोट्स के लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, तो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट है और एक कारण दिया हुआ है, इन दोनों को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके बीच में कनेक्शन हमको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका कथन है वो क्या है कि शीत युद्ध ना तो युद्ध था, बिल्कुल, क्योंकि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक युद्ध की संभावना थी। आप जानते हो, जब आपने डेफिनेशन देखी होगी तो आपको पता होगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच में एक संभावना बन गई थी कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ना तो कोई युद्ध था, ना ही कोई सशस्त्र सैन्य संघर्ष था, ना ही ये कोई शांति की स्थिति थी। ठीक है, ये एक असहज शांति की स्थिति थी, ये क्या हम कह सकते हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, कोई यहाँ पे सशस्त्र सैन्य संघर्ष नहीं है, यहाँ पे शांति की स्थिति भी नहीं थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला तो आपको यही पहचानना है कि ये सही है या नहीं है। तो ये सही है यहाँ पे। अब आते हैं इसके कारण पे। शीत युद्ध चतुर चालों, यानी कि इसमें कुछ चालाकियां की जाती हैं, कुछ मतलब प्रोपागेंडाज होते हैं इसमें, या इसमें कुछ राजनयिक संघर्ष होता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लड़ा जा रहा था, ऐसा ये कह रहे हैं, आपको कारण कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि क्या ये कारण सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे जो असर्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कथन या दावा इसको कहते हैं, इसको अभिकथन भी कहते हैं कई जगह पे। ये आपका बिल्कुल सही है। बट ये जो दूसरा आपको इसमें कारण दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, इसका कुछ मतलब ही उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब आपको स्टेटमेंट पढ़नी है सारी, और इसके अनुसार ही आपको इसके क्या ढूंढने हैं, आंसर ढूंढने हैं। तो ऑप्शन आपको क्या करने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन आप पढ़िए इसमें, तो आप समझ जाएंगे कि कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो आप देखिए कहाँ पे आपको बताया जा रहा है कथन सही है कारण गलत है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि कथन सही है, ठीक है, लेकिन कारण जो है वो गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आपको सबसे पहले दोनों ही स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब आप ये पहचान जाओगे उसके बाद आपको ऑप्शन पे आना है। तो ये आपका हो गया 34वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 था, लेकिन ये गलती से लास्ट वीडियो में मैं बता नहीं पाया था, ये शायद टाइपिंग में रह गया था। तो इसका देखो, इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कि जो नीति आयोग जो था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीति आयोग की वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने आपको जब नीति आयोग वाली वीडियो जो है, नीति आयोग वाली, उसमें आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट बताया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर कैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ये आपका 40 वाला कथन है, क्योंकि देखो इसके बीच के जो क्वेश्चन है 34 के बाद जो 35 36, ये सारे मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, 38 39 ये सारे करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अप्रैल 1949 में, ध्यान से देखो, अप्रैल 1949 में जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नाटो, यानी अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसमें कितने देश शामिल थे, इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। और ठीक है, कारण यहाँ पे दोबारा से टाइप हो गया गलती से, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, कारण क्या है कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य होगा। यानी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, जो आपका कथन है जिसको असर्शन भी कहा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जो आपको दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे कारण के रूप में दे रखी है, ठीक है, ये भी आपकी क्या जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो कथन है वो ठीक है,
ठीक है, जो कारण है वो भी ठीक है, और ये जो कारण है ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नाटो 1949 में बना था, 12 देश उसमें शामिल थे, और उसमें ये बात भी थी कि भाई अमेरिका और यूरोप के इन देशों में अगर किसी पे हमला होगा तो वो अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद के लिए बाध्य भी होंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, बिल्कुल लिखा हुआ था। यानी आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसको एक्सप्लेन भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है, सॉरी ऑप्शन ए में है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो इसके लिए होते हैं। ठीक है, कारण को देखते हैं, विभिन्न देशों के बीच विवाद और मतभेद होते। अब आप सोचोगे यार ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट ये भी सही है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच में विवाद और मतभेद होते ही हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे समझोगे कि इन दोनों के बीच में आपको कनेक्शन क्या दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया था उस वीडियो में कि सबसे पहले आपको पहले ऊपर की स्टेटमेंट पढ़नी है, आपको लगे डिसाइड करना है कि ये सही है या गलत है, तो यहाँ पे तो ये सही है। फिर नीचे की स्टेटमेंट पढ़नी है, इसको डिसाइड करना है ये सही है या गलत है, ये भी सही है। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, स्टेप आगे का स्टेप है कि इन दोनों के बीच में देखना है क्या इनके बीच में कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है या नहीं है, आपको ये पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो कारण है और जो कथन है दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है यानी जो कारण है वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ऊपर वाली घटना को, यानी इन दोनों के बीच में लिंक नहीं है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये इसको सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये आपको समझना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को एक वोट हासिल है, हालांकि स्थायी सदस्य नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो यूएनओ है, यूएनओ में जो 193 सदस्य देश है, इन सभी को महासभा में अगर हम बात करें या फिर आम सभा की बात करें तो सभी को एक वोट हासिल है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो वीटो पावर वाले जो परमानेंट सदस्य हैं, जो वीटो पावर वाले देश हैं 5 देश, उनको कुछ स्पेशल भी है कि वो वीटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाकी देशों को नहीं है। तो ऊपर की स्टेटमेंट आपको पहचाननी है ये सही है या गलत है, तो आप पहचान जाओगे कि भाई बिल्कुल सही है। फिर आप चलोगे इस वाली स्टेटमेंट में कि विकासशील देशों में कई स्तर पे विकास होता है। यस, ये भी सही है कि विकासशील देश जो होते हैं उनमें कई स्तर पे विकास होता है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री होते हैं तो धीरे धीरे वहां पे विकास होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर तीसरी स्टेप क्या है, आपको पहचानना है कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई लॉजिक, कोई लिंक है, क्या ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको आंसर पे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखो एक बार, इसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है इसमें आपका कथन और कारण जो है दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण आपका है वो ऊपर वाली घटना को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का। तो आप सीधा सीधा आंसर बोलोगे कि इसका बी आंसर हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कथन पढ़ो ध्यान से। सोवियत संघ जो था यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, यानी यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, आपने देखा था। कारण क्या है, सोवियत प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पे आधारित था। देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, समाजवाद की विचारधारा पे आधारित था, बिल्कुल सही है, और ऊपर ये जो व्यवस्था बिगड़ गई थी ये भी सही है। क्या अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, ये आपको पहचानना है। 43, तो आप क्या कहोगे कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि रीजन जो है, ये कारण जो है इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अगर यहाँ पे ये दिया होता कि भाई यहाँ पे नौकरशाही आ गई थी, तानाशाही आ गई थी, इस तरीके से व्यवस्था हो गई थी, तो एक्सप्लेनेशन सही हो जाता, बट यहाँ पे अलग बिल्कुल चीज दे दी और यहाँ पे अलग बिल्कुल चीज दे दी। सही दोनों है बट इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। मैंने आपको उस वीडियो में तरीका बताया था। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दोनों समझनी है, सही गलत पहचानना है, उसके बाद आपको फिर इनके बीच में लॉजिक ढूंढना है। तो नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पढ़ना है, समझना है। देखिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए
भारत के जो दावे हैं, यानी भारत को उसमें सदस्य बनाया जाए, इसके लिए जो भी दावे किए जाते हैं उससे संबंधित आपको गलत कथन चुनना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे गलत चीज पूछी जा रही है कि क्या गलत कथन है इसमें से, ये जो दे रखे हैं इसमें से क्या गलत है। देखो स्टेटमेंट में आपको पढ़ता हूँ, सारे नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के जो है उसके शांति और सेना में भारत की भूमिका जो है लंबी और पर्याप्त है, बिल्कुल ठीक है। भारत ने हमेशा से शांति सेना में भी भेजा है अपनी सेनाओं को, और उसके शांति वाले जो कार्यक्रम है उसमें भारत हमेशा योगदान भी देता आया है। इसके बाद है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल में भाग लिया है, बिल्कुल सही है। भारत हमेशा यूएनओ को सर्वोपरि मानता है और भाग भी लिया, बिल्कुल ठीक है। भारत विश्व स्तर पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, यानी ये तीन स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपसे ये पूछा है कि कौन सी गलत है। तो जब ये तीन सही है तो जाहिर सी बात है ये पहली स्टेटमेंट है, ये गलत होगी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वित्तीय योगदान दिया है, यहां तक आपकी स्टेटमेंट सही है, वित्तीय योगदान देता है भारत, लेकिन हमेशा भुगतान पे लड़खड़ाता है या देरी करता है या कुछ ऐसा, तो हम बोलेंगे नहीं, भारत ने हमेशा सही समय पे अपना भुगतान करा है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगी वहां पे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो था यहाँ पे कौन सा गलत है आप 44 में पहचान जाओगे, ठीक है, कि आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। आंसर देखो, ऑप्शन यहाँ पे देखो आपके सामने दे रखा है, दो तीन चार ऑल, तो ये आप समझ जाओगे कि आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो था वो गलत था, बाकी तीन तो सही थी, तो आपको गलत पहचानना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें देखिए कह रहे हैं कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे गैर संवैधानिक का मतलब ये मत सोच लेना कि ये इलीगल है, गैर कानूनी मत समझ लेना, ठीक है। वैसे गैर संवैधानिक का मतलब कुछ ऐसा ही बनता है, इलीगल टाइप, लेकिन इसका मतलब नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, आप सभी जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो था वो लागू कर दिया गया था, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो ये जो नीति आयोग है ये पहले किस आयोग के नाम से, पहले इससे पहले कौन सा आयोग होता था, योजना आयोग, उसी को तो बदल के नीति आयोग लाए थे। तो जो योजना आयोग था ये कब बना था, मार्च 1950 के आसपास की बात है, मार्च 1950 के बाद इसको बनाया गया था। यानी संविधान जब बन चुका था, लागू हो चुका था, उसके बाद ये आयोग आया था। इसलिए संविधान में इस आयोग का जिक्र नहीं मिलता कहीं पे भी, योजना आयोग का, ठीक है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती क्योंकि ये बाद में बना है। तो उसी तरीके से, और जब इसका जिक्र नहीं मिलता तो ये इसे भी गैर संवैधानिक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अब योजना आयोग को बदल दिया गया, इसके बदले में क्या ला दिया गया, नीति आयोग ला दिया गया। तो नीति आयोग भी क्या हो जाएगा, एक गैर संवैधानिक निकाय है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट पहली सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरी पे आ जाओ। भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। देखो भारत का मुख्यमंत्री तो होता नहीं है, क्योंकि भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप जानते हो, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो स्टेट में होते हैं हमारे यहाँ पे, यानी राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे भारत का मुख्यमंत्री, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो मतलब कथन सही है, कारण जो है वो गलत है। तो अब आप देखो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपको ध्यान से देखोगे तो आपको 45 में, ठीक है, 45 में आंसर डी आपको यहाँ पे सही लगेगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब आप यहाँ से अपनी आंसर की को मैच मत करने लगना, आप बोलोगे भाई इस वहाँ पे अलग आंसर दे रखा है, आपने अलग बताया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि मैंने टाइप करें, तो यहाँ पे टाइपिंग के अनुसार जो ऑप्शन मैंने जिस जगह पे रखा है उसको सही मानना है आपको, ठीक है। तो ये देखो आपका कथन जो है ये सही है, लेकिन कारण जो है वो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 46 पे। निम्नलिखित मामलों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक देशों में बेहतर रहन सहन की स्थिति को स्थापित करने के लिए, शांति और युद्ध के मामलों में, मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, क्षेत्रीय विवादों को हल करने में। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन सा आपका सही है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो क्या करते हैं, शांति के मामलों में और युद्ध के मामलों में मदद करते हैं, ठीक है, ये आपका बी यहाँ पे सही है। मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में भी मदद करते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये दो आपके यहाँ पे सही नहीं होंगे, ठीक है। बी एंड सी यहाँ पे सही है। अब बी एंड सी देख लो आप कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका क्या हो जाएगा, बी एंड सी सही है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, ध्यान से देखो, क्षेत्रीय विवादों को हल करना, क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए क्या होते हैं, उसके लिए भी संगठन होते हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय संगठन होते हैं। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, उनको लगेगा, लेकिन वो
लैंग्वेज को नहीं समझ रहे, यहाँ पे क्षेत्रीय विवाद पूछा हुआ है, तो क्षेत्रीय विवाद के लिए क्षेत्रीय संगठन जो मतलब जो एक दो देशों का नॉर्मल सा संगठन हो, ठीक है, 3-4 देशों का, बड़े लेवल का संगठन ना हो, कुछ इस तरीके के संगठन को हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। भाषा के आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया था तो आपने देखा था कि आंदोलन वगैरह होने लगे थे, ठीक है, और भी जगह से मांग आने लगी थी कि भाई हमें भी मतलब अलग स्टेट बनाना है, अलग राज्य चाहिए। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि देश के कई हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गए थे, और उसमें क्या था, भाषा के आधार पे वो भी कह रहे थे कि हमें अलग राज्य की मांग करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेहरू युग के दौरान हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों और समूहों को ऐसा क्यों लगा कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ ज़्यादा दोस्ती रखनी चाहिए। ठीक है, देखो जब नेहरू जी थे उस दौरान कुछ को ऐसा लगा होगा कि भारत को अमेरिका वाले गठबंधन से ज़्यादा, देखो दुनिया दो गठबंधन में बट गई थी, एक तरफ यूएसए वाला था और एक तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत संघ वाला था। भारत के करीब ज़्यादा कौन था, सोवियत संघ था। आप जानते हैं सोवियत संघ से हमारी अच्छी मित्रता रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा चाहते थे कि भाई भारत को यूएसए के ज़्यादा करीब होना चाहिए, हमें इससे ज़्यादा दोस्ती रखनी चाहिए थी। तो आखिर ऐसा क्यों लगता है भाई, क्यों ऐसा है, समझिए। तो इसके रीज़न देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मेन कि अमेरिका जो है आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी अमेरिका में, ठीक है, लोकतंत्र का समर्थन करता था ये, और यहाँ पे पूंजीवाद का प्रचार था। पूंजीवाद के प्रचार से हमें इतना मतलब नहीं था, लेकिन लोकतंत्र का समर्थन, यानी भारतीय भी लोकतांत्रिक देश है भारत, इसी तरीके से लोकतंत्र का समर्थन करता था अमेरिका, तो इसलिए कुछ लोग इसको सही मानते थे, ठीक है। और कुछ लोग भारत में ऐसे थे जो पूंजीवादी विचारधारा को भी बेहतर मानते थे, तो वो भी इसके सपोर्ट में थे। तो ये कारण हो सकता है यहाँ पे 48 का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो सेक्शन था आपका अगला ये हो चुका है। अब आपका क्या बचा हुआ है, सेक्शन सी बचा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करें, सेक्शन सी में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, वो आप चाहते हैं तो मैं करा दूंगा। बाकी मैंने उसको पहले से जो कार्टून वगैरह कराए हैं उसके अंदर वो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, सेक्शन सी करा दूंगा, ठीक है। और आपको नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना है cleverstudypoint.com, गूगल पे सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, पहले नंबर पे आ जाएगी आपके सामने, क्लिक कर दो। जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ये जो ऊपर 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपके सामने क्लास आएगी, क्लास 12 पे जाना है, क्लास 12 सेलेक्ट कर लोगे तो सब्जेक्ट आ जाएंगे, सब्जेक्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट्स को पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।